Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School Tiara. Myself Sumit Takkar. ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होगे, अपने घर पर होगे, स्वस्थ होगे। हमारी जो हॉलीडेज, जो जून के हॉलीडेज थे, उन हॉलीडेज से पहले कुछ मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया होगा, टाइम पर कंप्लीट किया होगा। हॉलीडेज से पहले, जून के जो हॉलीडेज थे हमारे पास, उन हॉलीडेज से पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था लास्ट टाइम, जिस आर्टिकल को हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसका थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया था। आज हम उसी आर्टिकल से कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको वही आर्टिकल रिवाइज कराऊंगा कि हमने वो आर्टिकल कहाँ पर छोड़ा था। उस आर्टिकल से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। हम 12th क्लास का आर्टिकल पढ़ रहे थे, जिसको हमने बोला था आर्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल का नाम था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सब लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो एक बार दोबारा से वो आर्टिकल या दोबारा से वो वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो, लास्ट वीडियो हमारा था, आप दोबारा से एक बार वीडियो देखें ताकि आपको सब फर्दर रिवाइज हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर फर्दर आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम बेटा जब हमने पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक डाइपोल था और उस डाइपोल को हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था। हमारे पास एक डाइपोल था, एग्जाम्पल में आपको मैं क्या दिला देता हूँ। जैसे एक डाइपोल था और उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था। डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगा और डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगने की वजह से वो जो डाइपोल है वो रोटेट किया था, ठीक है। यूनिफॉर्म डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल था वो क्या किया था बेटा, रोटेट किया था। उसके रोटेशन के बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया था टॉर्क। क्या कैलकुलेट किया था बेटा, टॉर्क। देखो मैं आपको फिर से एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने एक डाइपोल को, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है डाइपोल के पास, उस डाइपोल को हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था। जब हमने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो सिर्फ उसके ऊपर लगा था क्या, फोर्स, जो कि सॉरी टॉर्क, नॉट फोर्स, जो टॉर्क जो कि उस डाइपोल को रोटेट करता था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क की वजह से उसके ऊपर आया रोटेशनल इफेक्ट। क्लियर है। उसके पहले अगर हम बात करें, अगर हम किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, देखो बेटा एक साइड तो हमारे पास कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। एक साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो डाइपोल पर सिर्फ लग रहा है क्या, फोर्स, या बोल सकते हैं डाइपोल पर सिर्फ लग रहा है टॉर्क। और नॉन यूनिफॉर्म में अगर रखें तो डाइपोल पर टॉर्क भी लगेगा और डाइपोल पर टॉर्क फोर्स भी लगेगा, मतलब दोनों टाइप के मोशन होंगे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, रोटेटरी मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म में, उसमें डाइपोल का रोटेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। यहाँ पर उस पर फोर्स भी लग रहा है और क्या लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है। फोर्स की वजह से वो ट्रांसलेटरी मोशन में है और टॉर्क की वजह से बेटा वो किस मोशन में है, रोटेटरी मोशन में। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। आपको याद हो हमने टॉर्क का एक फॉर्मूला जनरेट किया था। वो जो टॉर्क का फॉर्मूला था बेटा, उस टॉर्क के फॉर्मूले को लिखा था हमने टी, या बोलते टाउ। टाउ इज इक्वल टू कितना था फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू हमारे पास था पी क्रॉस ई। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो एक बार हमारा प्रीवियस वीडियो जो जून से पहले हमने लोगों ने डाला था, लास्ट वीडियो जो मेरा था, वो एक बार वो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा हम कहाँ से कहाँ फर्दर प्रोसीड कहाँ कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, टॉर्क टाउ की वैल्यू किसके बराबर आई थी, पी क्रॉस ई। पी हमारे पास क्या था, पी हमारे पास था क्या चीज बेटा, डाइपोल मोमेंट। पी की हम पहले डेफिनेशन दे चुके हैं। और ई हमारे पास क्या है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई हमारे पास बेटा क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और टी हमारे पास क्या है, टॉर्क। टी को बोल सकते हैं हम टाउ, और टाउ हमारे पास क्या है, टॉर्क। टॉर्क की जो वैल्यू आई थी हमारे पास क्या आई थी, पी ई साइन थीटा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म थी बेटा, हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म स्टडी की थी। ऐसे ही हम लोग इसकी स्केलर फॉर्म को भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो स्केलर फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं। देखो तो टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो ये है हमारे पास पी क्रॉस ई
और P क्रॉस E का मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं इसको हम? इसको लिख सकते हैं कितना बेटा, PE साइन ऑफ थीटा। PE साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा जो एंगल है वो हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? स्केलर फॉर्म की बात करें तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास PE साइन थीटा। ये इसकी कौन सी फॉर्म है बेटा? स्केलर फॉर्म। ठीक है, ये वाले आर्टिकल जो दो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो इनके डेरिवेशन है वो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस, वो देख ले, ताकि यहाँ से हम कंटिन्यू कर पाए, यहाँ से वो समझ पाए कि आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो, तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? टॉर्क तो हमें पता लग ही गया। आज हम इसके स्पेशल केस स्टडी करने वाले हैं कि डाइपोल को कौन से केस में मिनिमम फोर्स लगेगा, डाइपोल पर कौन से केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और डाइपोल के कौन से केस को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कौन से केस को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सीबीसी के एग्जाम में बेटा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट 1 या 2 नंबर में आ जाता है, जो आपसे नॉर्मली कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इन्हीं के स्पेशल केस से। ठीक है, और इसके बाद जस्ट बाद हम लोग ये देखेंगे कि टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केसेस, किसके स्पेशल केसेस? डाइपोल के। मान लो सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं, केस नंबर 1। मान लो आपके पास जो थीटा है उसकी वैल्यू है 0 डिग्री। थीटा किस किस के बीच में एंगल है बेटा? P के और E के बीच में। P हमारे पास क्या है? डाइपोल मोमेंट, और E हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास डाइपोल मोमेंट है P, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। यही हुआ। इसका मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूं कि मैंने डाइपोल को पैरेलल प्लेस किया है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री है बेटा। तो उसको आगे डिस्कस करेंगे हम। अगर एंगल इनके बीच में 0 डिग्री है तो टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। स्केलर फॉर्म टॉर्क की क्या है? ये टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू होगी। साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? पीई साइन ऑफ 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता होगा, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है, या फिर यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है जो कि आपको याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि अगर किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करते हो, अगर किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या प्लेस करते हो बेटा? पैरेलल प्लेस करते हो, तो डाइपोल पर टॉर्क क्या लगेगा? 0। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये आपके पास कोई डाइपोल है। ठीक है, आपने डाइपोल का ऐसे प्लेस किया, ये डाइपोल की डायरेक्शन है यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इस केस में इस डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा? 0 लगेगा। मतलब ये डाइपोल रोटेट नहीं होगा, ये डाइपोल टर्न नहीं होगा, ना इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ना इसके पास कौन सा मोशन होगा बेटा? रोटेटरी मोशन होगा। तो डाइपोल को लगेगा कितना टॉर्क? 0 डिग्री। भाई सिंपल सी बात है, अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें तो डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा? 0। मींस डाइपोल पे कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। मींस हम बोल सकते हैं नो रोटेशनल मोशन इज टेक प्लेस। अगर डाइपोल का रोटेशनल मोशन नहीं है तो इस केस को, इस वाले केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक फर्स्ट केस है जो आपसे एग्जाम में जनरली वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल।
कि डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम केस क्या है। सिंपल है कि जब किसी डाइपोल को आप किस में प्लेस करोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखोगे, उसको आप पैरेलल रखोगे, तो उस केस पे डाइपोल पर टॉर्क जीरो लगेगा, डाइपोल में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। मींस उस केस को हम बोलेंगे कौन सा केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस। कौन सा केस बोलेंगे बेटा उसको हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम केस। सेम केस में अगर सेकंड केस स्टडी करते हैं हम, सेकंड केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 180 डिग्री। मतलब सिंपल है कि आपके पास जो डाइपोल है, उस डाइपोल को आपने प्लेस कर दिया लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे, ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। इसके अपोजिट आप लोगों ने प्लेस कर दिया क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। मतलब अब मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बेटा हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल कर दिया हमने, 180 डिग्री कर दिया, 180 डिग्री कर दिया, दोनों की डायरेक्शन कितनी कर दी, अपोजिट कर दी। ठीक है, तो अब इस वाले केस में हम कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क को, टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, डाइपोल में टॉर्क क्या होता है, T इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू कितना बेटा, P E साइन ऑफ थीटा। तो टाउ की वैल्यू किसके बराबर आएगी बोलो, P E साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है 180 डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है और साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पढ़ा होगा। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। मतलब यहाँ से आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करते हो, तो दोनों ही केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी लगेगी, जीरो। मतलब इस वाले केस में भी क्या नहीं होगा बेटा, नो रोटेशनल मोशन। मींस इस वाले केस में भी डाइपोल कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई रोटेशन उसमें नहीं होगा। कौन से केस की बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री वाले में, 0 डिग्री वाले में भी और 180 डिग्री वाले में भी, दोनों में डाइपोल में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। और इस वाले केस को क्या बोलते हैं हम बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको दो केस पता लग गए, एक डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम केस क्या होता है और एक डाइपोल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस। स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में दोनों डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, पैरेलल। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा डाइपोल मोमेंट दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, या फिर दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल। अब माइंड में एक बात आएगी, देखो बेटा, केस जीरा फर्स्ट वाले केस में थीटा एंगल जीरो है, सेकंड वाले केस में एंगल 180 है। दोनों वाले केस के अंदर डाइपोल पर टॉर्क नहीं लग रहा। एक को हमने बोल दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को बोल दिया हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में नहीं लग रहा। एक हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है और एक क्या बोला हमने, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। उस एग्जांपल से आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में किस सिचुएशन में होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में किस सिचुएशन में होगा। तो दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल में सपोज करो आपके पास एक बॉल है, प्लास्टिक या फिर किसी भी चीज की बॉल, ठीक है, और एक आपके पास बाउल है, बाउल कटोरी टाइप की कुछ, ठीक है। अगर उस बॉल को आप उस बाउल के अंदर डाल देते तो बॉल ऑटोमेटिकली बाउल के अंदर बीच में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सपोज करो आपने उस बॉल को हल्का सा मोशन दिया, मतलब बॉल पे हल्का सा फोर्स लगाया, तो बॉल का मूवमेंट बाउल के मिडिल पार्ट से, मतलब बॉल के बिल्कुल बीच वाले पार्ट से थोड़ा सा मूवमेंट इधर उधर होगा, तो बॉल इधर मूवमेंट करेगी। कुछ देर बाद बॉल वापस से उसके सेंटर वाले पोर्शन में आ जाएगी। तो यहाँ ये जो बॉल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ ये जो बॉल है एक ऐसी इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। मीन्स अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है
तो हम उसको हल्का सा अगर फोर्स लगाते हैं, हल्का सा उसको एक्सटर्नल को एजेंसी लगाते हैं, तो मोमेंट होने के बाद वापस से वो पार्टिकल अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके रेसिप्रोकल हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वही हमारे पास बाउल है, उसको हम उल्टा कर देते हैं ऐसे टाइप से, और उल्टा करने के बाद बाउल पे यहाँ पर हम बॉल रख देते हैं। अब बॉल रुकी तो वही है, इक्विलिब्रियम पे तो है, पर आप हल्का सा इसको डिस्टर्ब कर दो इसकी पोजीशन से, हल्का सा आप इस पर टॉर्क लगा दो, फोर्स लगा दो, कि हल्का सा इस पर आप एक्सटर्नल एजेंसी लगा दो, तो ये बॉल जो है अपनी पोजीशन से एक बार जाने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगी। वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला केस कैसा हो गया हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या केस है। अगर हमारा कोई डाइपोल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, क्लियर है, तो अगर उस इक्विलिब्रियम से आप उसको थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस करते हो, थोड़ा बहुत भी रोटेट करते हो, तो रोटेशन के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिस पोजीशन पर वो पहले था। बट अगर हम बात करें कौन सी केस की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में, उसमें आप डाइपोल पे हल्का सा भी फोर्स, हल्का सा भी एक्सटर्नल एजेंसी लगा दो, डाइपोल की जो सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होने के बाद वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगा। तो यही डिफरेंस है किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में और किसमें बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो केस नंबर थर्ड, ये हमारे पास केस नंबर फर्स्ट हो गया 0 डिग्री वाला, ये हमारे पास केस नंबर सेकंड हो गया 180 डिग्री वाला। नाउ केस नंबर थर्ड की बात करते हैं बेटा। थर्ड केस नंबर जो है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लो अब आपने थीटा कितना डिग्री ले लिया, 90 डिग्री। सिंपल केस है, थीटा 90, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डाइपोल मोमेंट ये है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पी इस डायरेक्शन में, ई अपोजिट डायरेक्शन में, मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है, तो अब 90 वाले केस के अंदर डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है T इक्वल्स टू कितना होता है, पी ई साइन ऑफ थीटा। पी हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ई, यहाँ टॉर्क लगा कितना, पी ई। इस वाले केस में जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, P मल्टीप्लाई बाई ई। P हमारे पास क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट, और PE का प्रोडक्ट है। इस वाले केस में डाइपोल पर लगता है मैक्सिमम फोर्स, या बोल सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो कंडीशन बताओ जिस कंडीशन में डाइपोल पर मिनिमम टॉर्क लगता है। तो ये कंडीशन है 0 डिग्री वाली और 180 डिग्री वाली। ठीक है, या फिर सॉरी 0 डिग्री वाली और कौन सी डिग्री वाली, 180 डिग्री। या वो कंडीशन बताओ जिस कंडीशन में डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, वो कंडीशन है कितना डिग्री वाली बेटा, 90 डिग्री वाली। कितना डिग्री वाली है, 90। मतलब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर आप रखोगे डाइपोल को, तो डाइपोल पर लगेगा मैक्सिमम टॉर्क। क्या लगेगा बेटा, डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर है, अब ये तो बात हमें समझ में आ गई। ठीक है भाई, डाइपोल के 3 केस मैंने पढ़े हैं। एक केस में एंगल थीटा 0 है, उसमें ये हो गया। एक केस में एंगल हमारे पास 180 है, उसमें भी टॉर्क नहीं लग रहा। एक केस हमारे पास 90 है, उस पर टॉर्क क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास माइंड में ये आता है कि जो टॉर्क है, तो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको अगले आर्टिकल की तरफ ले जा रहा हूँ। माइंड में ये आता है कि टॉर्क जो है डाइपोल पे लग रहा है, टॉर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड अभी दोबारा से पढ़ा, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। वो होता है P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया टॉर्क का, पर हम चाहते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन भी निकालें। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया जाए, अगर हम टॉर्क की डायरेक्शन चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रूल होगा।
वही रूल इसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट आउट करेगा। ठीक है, देखो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर याद है, ठीक है, नहीं याद है सुन लो। 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लो क्या आ गया वेक्टर सी, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का हम क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वेक्टर क्या आ गया सी। ऐसे ही हम देखो इसमें पी का और ई का क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो कि आ क्या रहा है हमारे पास टॉर्क। यही वही हो गया सिचुएशन। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरा वेक्टर मिल रहा है हमको। इस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो मैं जनरलाइज बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आगे आप पढ़ोगे तो बहुत सारे केसेस में आपको दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट मिलेंगे, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट मिल गए तो आपको डायरेक्शन निकालनी, डायरेक्शन आप निकाल सकते हो सिंपली ना। अब डायरेक्शन निकालने का रूल क्या है, डायरेक्शन निकालने के कई रूल है। सबसे मेन रूल है क्या, सिंपली अगर हम बात करें रूल का नाम क्या है, उसका नाम है आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, इस वाले केस में आपको दो मेथड से, मतलब मैं आपको बता बेटा तो दो मेथड से समझ सकते हो। आपको करना क्या है इस वाले केस में, आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करना है। कहां से कर्ल करना है, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है, कहां से, ए से लेकर बी तक। तब आपका जो थंब होगा वो थंब आपको डायरेक्शन देगा किसकी, वेक्टर सी की। सिंपली हम समझ लेते हैं, मान लो आपके पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। ब्लैक कलर का जो मार्कर है वो वेक्टर हमारे पास ए है, और ग्रीन कलर का वेक्टर जो है हमारे पास बी है। और हमें निकालना है कि हम निकाल रहे हैं ए का और बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, है ना। तो हम देखो हम समझ क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं, ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है तीसरा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या हो गया ए, ये वेक्टर हो गया हमारे पास बी, ठीक है। हमें डायरेक्शन किसकी निकालनी है, सी की। तो देखो बेटा आप अपने राइट हैंड को कर्ल करोगे कहां से, ए से लेकर बी तक। मैंने राइट हैंड को कर्ल किया कहां से, ए से लेकर बी तक कर्ल किया। तो जो थंब होगा, ये थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, देखो सी की। यहाँ सिंपली समझ आ रहा होगा, मैं इसको कर्ल कर रहा हूँ कहां से, ए से बी तक की। थंब किस साइड आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो थंब आ रहा है मेरी तरफ, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा आपको, सी वेक्टर की। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, सी। ऐसे समझ सकते हो, क्लियर है। अब सी जो वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और किसके, बी के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो हम सी की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, सी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। इस वाले केस में करना क्या होता है, हमें राइट हैंड को कर्ल करना होता है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। सेम अगर हम बात करें किसकी बेटा, टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस ई, ठीक है। तो आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना होगा कहां से, डाइपोल मोमेंट से किसकी तरफ कर्ल करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कर्ल करना होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो, ये मान लो आपके पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास क्या चीज है, आपका डाइपोल मोमेंट है। तो इस डाइपोल पर, ये हमारे पास पी है, पी पर डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल पर क्या लगेगा, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, फिंगर को कर्ल करना है, कौन से हाथ की फिंगर को, सीधे हाथ की, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है, कहां से, पी से लेकर ई की तरफ। मैंने देखो फिंगर कर्ल करी कहां से बेटा, पी से लेकर ई की तरफ कर्ल कर रहा हूं, तो थंब कहां रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाले केस में जो टॉर्क लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस बोर्ड से अपवर्ड बाहर की तरफ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो किसी भी डाइपोल पर टॉर्क जो लग रहा है उस टॉर्क की डायरेक्शन। क्या निकाल सकते हो बेटा, किसी भी डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है उस टॉर्क की डायरेक्शन। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास P क्रॉस E, ठीक है। देखो इस वाले आर्टिकल में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। इस वाले आर्टिकल में हमने पढ़ लिया, फर्स्ट केस आपके पास डाइपोल है, उसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, क्लियर। सेकंड स्टेप इसमें
डाइपोल को आपने किस में प्लेस कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डाइपोल पे क्या लगेगा, दोनों चीज लगेगी, एक लगेगा टॉर्क भी लगेगा और क्या लगेगा, ट्रांसलेटरी मोशन जैसे फोर्स, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस आ जाते हैं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, टॉर्क की वैल्यू आएगी पीई साइन थीटा, या फिर बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, पी और ई का, या सिंपली हम बोल सकते हैं बेटा, डिफाइन भी कर सकते हैं क्या, कि जो टॉर्क है वो क्या है, वो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी का और ई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई। क्लियर है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, वो उसकी कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसके स्पेशल केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, और एक केस जिसमें इस पे टॉर्क लगता था मैक्सिमम 90 डिग्री पर, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी। थर्डली हमने पढ़ा कि अगर हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू क्या बोलता है कि आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है, कहाँ से, पी से लेकर ई की तरफ, फिंगर की जो कर्लिंग होगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, थंब जो डायरेक्शन देगा आपको किसकी, तो क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ आया होगा। देखो एक चीज यहाँ याद रखना, जब भी आप टॉर्क निकाल रहे हो और टॉर्क निकालने के लिए आप यूज कर रहे हो राइट हैंड स्क्रू रूल का, तो याद रखना कि जो दो हमारे पास P है और वो हमारे पास E है, P हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का इनिशियल पॉइंट, देखो बहुत ध्यान सुनो बेटा, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है तो इस रूल से आप क्या नहीं निकाल सकते, उसकी डायरेक्शन। मीन्स देखो इस वाले केस में मैंने, देखो इस वाले केस में P का इनिशियल पॉइंट ये रहा, E का इनिशियल पॉइंट ये रहा, दोनों का इनिशियल पॉइंट निकाला, तब मैंने अप्लाई किया इस पे कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। अगर इनिशियल पॉइंट सेम नहीं, ये केस हो गया, ये हमारे पास P हो गया और ये डायरेक्शन दे रखी आपके पास E की, तो इस वाले केस में इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। दोनों के इनिशियल पॉइंट को सेम कॉमन जगह पे लाओ, कॉमन जगह पे लाने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्यों बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का जो लास्ट आर्टिकल था ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा अलग चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। नेक्स्ट हम फर्दर जब आर्टिकल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, उस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। उस चैप्टर के अंदर हम स्केलर क्वांटिटी से हम बेसिकली डील करेंगे, ठीक है। उससे पहले वो नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले में कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन जो CBSE में आए हुए हैं, क्वेश्चन जो जनरली CBSE के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे। 2 या 4 क्वेश्चंस हैं जो जनरली हमेशा पूछे गए हैं, वो आपको क्वेश्चन समझने हैं, और कुछ क्वेश्चन आप घर पे बैठे ट्राई करना। प्रदीप की बुक फॉलो कर रहे हो या फिर SL अरोड़ा जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हो, वो या फिर NCERT फॉलो कर रहे हो, उसमें दुनिया भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दुनिया भर की एक्सरसाइज दी हुई है, ट्राई करो। कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट करो, ठीक है। वीडियो के नीचे वो क्वेश्चन डाल सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास है बेटा, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी क्वेश्चन डाल सकते हो। कोई आपको आर्टिकल का बीच में इनवर्ट स्टेप समझ नहीं आता तो स्टेप में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, फ़ोन करके या फिर मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके, किसी भी तरीके से बेटा आप इन्फॉर्म कर सकते हो और डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करोगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन ट्राई करने के साथ साथ जितना हो सके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी स्टडी करो इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, कल मैं इन चैप्टर पे क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा नेक्स्ट आर्टिकल में। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, आर्टिकल लास्ट कंप्लीट हो गया, चैप्टर ओवर। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बेटा नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।